होम्स ने कहा, 1 मिनट रुको, क्या तुम उस धातु की आवाज और सीटी के बारे में निश्चित हो? क्या तुम कसम खाकर कह सकती हो? उसकी मौत के बाद हुई छानबीन में मुझसे यही पूछा गया था। मेरा यही मानना है कि मैंने इसे सुना था, मगर आधी और पुराने हो चुके घर की आवाज में हो सकता है मुझे धोखा हुआ हो। क्या तुम्हारी बहन कपड़े पहनकर तैयार थी? नहीं, वह अपने सोने वाले कपड़ों में ही थी। उसके दाएं हाथ में एक जली हुई माचिस की तीली और बाएं हाथ में माचिस की डिबिया थी। इससे ऐसा लग रहा था कि जब उसे खतरा महसूस हुआ होगा तब इसे जानने के लिए उसने माचिस जलाई होगी। छानबीन करने वाला किस नतीजे पर पहुंचा था? चूंकि डॉक्टर का व्यवहार इस प्रांत में बड़ा ही खतरनाक रहा है, इसीलिए उसने इस मामले की छानबीन बहुत ही ध्यानपूर्वक की थी, परंतु वह मौत का कोई संतोषजनक कारण ढूंढ पाने में असफल ही रहा। मेरे सबूतों से पता चलता था कि दरवाजा भीतर से ही बंद था और खिड़कियों में पुराने फैशन की लोहे की छड़ें लगी थीं, जिनसे सारी रात सुरक्षा रहती थी। चारों तरफ की दीवारें काफी मजबूत थीं और जमीन भी उतनी ही ठीक थी। वहां की चिमनी काफी चौड़ी थी, साथ ही उस पर लोहे की जाली भी लगी हुई थी। अब यह निश्चित है कि जिस समय मेरी बहन के साथ यह हादसा हुआ तब वो बिल्कुल अकेली थी। इसके अलावा उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट का निशान भी नहीं मिला था। जहर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डॉक्टरों ने इसकी जांच कर ली थी और इसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब तुम क्या सोचती हो कि इस अभागी लड़की की मौत कैसे हुई? मेरे अनुसार तो उसकी मौत का कारण सिर्फ डर और घबराहट है, पर वह कौन सी चीज थी जिससे वो डरी, इसका अंदाजा मैं नहीं लगा पाती हूँ। क्या वे बंजारे उन दिनों वहीं ठहरे हुए थे? हाँ, थोड़े बहुत वहां हमेशा ही रहते हैं। फीता यानी छींटदार फीते के संकेत से तुम क्या समझती हो? कभी कभी मुझे लगता था कि ये केवल उन्माद की स्थिति में की गई बात है, या ये कुछ लोगों के समूह को दर्शाता है जो कि शायद इन बसे हुए घुमंतु बंजारों का भी हो सकता है। मैं नहीं जानती कि उनमें से कुछ लोग छींटदार रुमाल अपने सिर पर बांधते हैं और शायद उसी के बारे में उसने कहा हो। एक असंतुष्ट व्यक्ति की तरह होम्स ने अपना सिर हिलाया। वे बोले, मामला काफी गंभीर है, प्लीज तुम अपनी बात जारी रखो। तब से अब तक 2 साल बीत चुके हैं और मेरा जीवन हाल ही तक इतना एकाकी कभी नहीं रहा है। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसे मैं पिछले कई सालों से जानती हूँ। उसने 1 महीने पहले ही शादी के लिए मेरा हाथ मांगा था। उसका नाम आर्मिटोज है और वो रीडिंग के पास ही के क्रेन वाटर के मी आर्मिटोज का दूसरा बेटा है। मेरे सौतेले पिता ने इस रिश्ते का कोई विरोध नहीं किया और हम बसंत के मौसम में शादी करने वाले हैं। 2 दिन पहले ही इमारत के पश्चिमी हिस्से में मरम्मत का काम शुरू हुआ था, जिसमें मेरे बेडरूम की दीवार पर टूट फूट हो रही थी। इसलिए मुझे उसी कमरे में आना पड़ा जिसमें मेरी बहन की मौत हुई थी और मुझे उसी बिस्तर पर सोना पड़ा जिस पर वो सोई थी। आप मेरे डर का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पिछली रात मैं जग गई और उसके उस भयानक अंत के बारे में सोचने लगी, तभी अचानक मैंने धीमी सीटी की आवाज सुनी, जो कि उसकी अपनी ही मौत का इशारा भी थी। मैं उछलकर उठी और लैंप जलाया, पर मुझे कमरे में कुछ भी नहीं दिखा। मैं अब बिस्तर पर फिर से जाने में भी कांप रही थी। फिर भी मैं तैयार हुई और जैसे ही दिन की रोशनी हुई मैं बाहर आई। मैंने क्राउन इन पर एक घोड़ा गाड़ी पकड़ी और फिर लेदरहेड आकर आपके पास इस इरादे से चली आई कि मैं आपसे मिलूं और आपकी राय लूं। मेरे सहयोगी ने कहा, तुमने बहुत ही समझदारी का काम किया, पर क्या तुमने मुझे अब सब कुछ बता दिया है? जी हाँ, सब कुछ। आपने सब कुछ नहीं बताया है मिस रायलाट। आप अपने सौतेले पिता के बारे में छिपा रही हैं। क्यों? आपका क्या मतलब है? जवाब में होम्स ने उस आगंतुक के घुटने पर रखे उसके हाथ पर लटकती काली झालर को पीछे उलट दिया। उसकी सफेद कलाई पर 5 नीले निशान पड़े हुए थे, जिनमें 4 उंगलियों के और 1 अंगूठे का निशान था। होम्स ने कहा, तुम्हारे साथ क्रूर व्यवहार होता है। महिला के चेहरे का रंग गहरा हो गया और उसने अपनी कलाई ढक ली। वो बोली, वह एक ताकतवर आदमी है और शायद उसे अपनी ताकत का अंदाज नहीं है। वहां अब एक लंबी चुप्पी छाई हुई थी। होम्स अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में टिकाए अंगीठी की आग को ध्यान से देख रहे थे। यह बड़ा ही गंभीर मामला है। इससे पहले कि मैं अपने काम की रूपरेखा तय करूं, मुझे अभी हजारों बातें जाननी है। फिर भी हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यदि हम आज ही स्टॉक मोरान जाते हैं, तब क्या ये मुमकिन है कि बिना तुम्हारे सौतेले पिता की जानकारी के ही हम उन कमरों को देख सकें? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने आज किसी बहुत जरूरी काम से शहर आने के लिए कहा है। संभावना है कि वे आज सारा दिन बाहर रहेंगे और वहां रुकावट डालने वाला कोई भी नहीं होगा। हमारे यहाँ एक घरेलू नौकरानी है जो कि बूढ़ी और बेवकूफ है। मैं उसे आसानी से हटा सकती हूँ। वाह वॉटसन, हमारे साथ चलने में तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तब हम साथ साथ ही आएंगे। अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं 1-2 काम निपटा लेना चाहूंगी, चूंकि मैं शहर में ही हूँ, पर मैं 12 बजे वाली गाड़ी से वापस चली जाऊंगी ताकि आपके आने के समय मैं वहाँ मौजूद रहूं। तुम वहाँ दोपहर तक हमारी प्रतीक्षा कर सकती हो। मुझे भी यहाँ कुछ छोटे मोटे काम निपटाने हैं। क्या तुम रुकोगी और नाश्ता करोगी? नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। मेरा मन पहले से काफी हल्का हो चुका है क्योंकि मैंने अपनी समस्या आपको बता दी है। मैं आज दोपहर में आपका इंतजार करूंगी। उस महिला ने अपने चेहरे पर मोटा सा नकाब डाल लिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शेरलॉक होम्स ने अपनी कुर्सी की पुष्ट पर अपनी पीठ टिकाते हुए पूछा,
वॉटसन, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? यह मामला काफी गंभीर और खतरनाक लगता है। अगर वो महिला सही कह रही थी कि उस कमरे की दीवारें और जमीन पक्की हैं और दरवाजे, खिड़कियों तथा चिमनी से कोई घुस नहीं सकता है, तो इसका मतलब है उसकी बहन मौत के वक्त बिल्कुल अकेली थी। तब उस रात वाली सीटियों का क्या मतलब है और उस मरने वाली महिला के उन खास शब्दों का क्या अर्थ है? मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। उस रात को बजने वाली सीटियों और बंजारों के समूह की मौजूदगी, जिनका कि उस बुजुर्ग डॉक्टर के साथ नजदीक का रिश्ता भी है। जब इन दोनों विचारों को साथ मिला दें, तब इस तथ्य पर विश्वास होने लगता है कि डॉक्टर की रुचि उसकी सौतेली बेटी की शादी न होने देने में ही है। उस फीते की ओर मरने वाले का इशारा और वो आवाज मेटल की उस झंझनाहट की हो सकती है जो सुरक्षा के लिए लगी उन छड़ों के गिरने की वजह से हुई हो। मेरे मत से इस आधार पर इस दिशा में सोचने से ये रहस्य खुल सकता है। तब उन बंजारों ने क्या किया होगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। कई जगहों पर मैं इन विचारों से असहमत हूँ, मैं भी, और इसीलिए हम आज खास तौर से स्टॉक मोरान जा रहे हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या हमारे प्रतिद्वंद्वी अभी भी खतरनाक हैं या हम उनको जान समझ चुके हैं। आगे देखें शैतान के नाम पर क्या होता है।